वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एने फ्रैंक, जो कि एक डायरिस्ट हैं। उनकी डायरी के कुछ पन्ने, ठीक है, उनकी डायरी के कुछ पन्ने, उनकी ज़िंदगी के आखिरी वो 2 साल जब उनको ज्यू होने के कारण बहुत कुछ सहना पड़ा था। इससे पहले कि हम लोग कहानी में आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग जान लें कि एने फ्रैंक बेसिकली है कौन। एने फ्रैंक, जो कि जिनका जन्म 12 जून 1929 फरवरी और मार्च 1945 तक उनका टेन्योर माना गया है, वॉज ए जर्मन डच डायरिस्ट ऑफ जूइश हेरिटेज। वो एक डायरिस्ट थी, डायरी लिखती थी, अपनी पर्सनल डायरी जूइश हेरिटेज की। वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड जूइश विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकास्ट। वो जूइश, जब हॉलैंड के ऊपर जर्मन्स का कब्ज़ा हुआ था, तो उस दौरान ज्यूज़ के साथ जो बदतर व्यवहार किया गया था, उसकी एक शिकार थी। शी गेन्ड फेम पोस्टुमसली विद द 1947 पब्लिकेशन ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इन डच इंग्लिश। उनकी जो प्रसिद्धि उनकी डेथ के बाद हुई है, जब उनकी जो पर्सनल डायरी थी उसको पब्लिश किया गया था, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसे कि डच और इंग्लिश में पब्लिश किया गया था, सीक्रेट एनेक्स, इन विच शी डॉक्यूमेंट्स हर लाइफ इन हाइडिंग फ्रॉम 1940 टू 44 ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स इन द वर्ल्ड वॉर II, जिसमें कि उन्होंने अपने 2 साल में, जो वो 1942 से लेकर 44 तक वो हाइडिंग में छुपी रहीं, ठीक है, जर्मन लोगों से छुप के रही हैं, उनका हाल बताया है। और इस डायरी को पब्लिश करने के बाद, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, तभी वो फेम में आई थी। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन बुक एंड हैज़ बीन द बेसिस फॉर सेवरल प्लेज एंड फिल्म। ये दुनिया का एक बेस्ट नोन बुक मानी जाती है और कई फिल्मों और कई नाटकों का आधार भी, बेस भी माना गया है इस डायरी को। Let's start with today's topic, that is Anne Frank's The Diary of a Young Girl. Summary of the story. Anne Frank's diary is not a novel or tale of imagination. ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट, ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। इट इज़ अ डायरी kept by the young Jewish girl for the 2 years she was forced to remain in hiding by the Nazi persecution of the Jews of Europe. ये एक डायरी है जो कि 2 साल तक एक पारसी लड़की ने लिखी थी, जब वो नाजी लोगों से डर के छुप के रह रही थी, क्योंकि नाजी लोग पारसी लोगों को, जो यूरोप के पारसी लोग थे, उनको बुरे तरीके से बर्ताव कर रहे थे, उनको मार रहे थे। बिटवीन जून 1942 एंड अगस्त 1944, और इस डायरी का टाइम पीरियड है 19 जून 1942 से लेकर अगस्त 1944, फ्रॉम एनेस 13th बर्थडे अंटिल शॉर्टली आफ्टर 15th बर्थडे। एने के 13th बर्थडे से लेकर उसके 15th बर्थडे तक इस डायरी में इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड है। और ये डायरी उस समय के उनके मीजरेबल, दयनीय, दुख भरे हालातों को व्यक्त करती है। एने फ्रैंक रिकॉर्डेड हर फीलिंग्स, हर इमोशंस एंड हर थॉट एज वेल एज द इवेंट हैपेंड टू हर इन द डायरी विच हर फादर हैड गिवन हर एज ए बर्थडे प्रेजेंट। इस डायरी में उसने ना केवल अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, बल्कि उसने वो सारे हादसे, वो सारे इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, लिखे हैं, जो कि उसके साथ इन 2 सालों में हुए थे हाइडिंग में रहते हुए। और ये डायरी उसको उसके फादर के द्वारा बर्थडे पे एज ए बर्थडे गिफ्ट दी गई थी। टुगेदर विद हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर मार्गरेट, द वैन डैन फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ हस्बैंड, ए वाइफ एंड अ सन, पीटर 2 years older than Anne, and later on an elderly dentist named Mr. Dussel. Anne lived in a set of rooms at the top of an old warehouse in Amsterdam, Holland, concealed behind a hidden door and a bookcase. तो वो कहते हैं कि अपने पेरेंट्स, अपने सिस्टर और वैन डैन फैमिली के साथ रहते हुए, यानी कि ये लोग लगभग 8 लोग थे जो कि छुप के रह रहे थे, जो कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग में एक वेयर हाउस, एक कबाड़ के घर में रहते थे। और वो लोग बहुत ही बुरे हालातों का सामना
कर रहे थे इन 2 सालों के दौरान। ड्यूरिंग द डे व्हेन पीपल वर्कड इन ऑफिस एंड इन द वेयर हाउस बिलो, एनी एंड द अदर्स हैड टू कीप वेरी क्वाइट, बट एट नाइट दे मूव अराउंड more freely, though of course they could not turn on any light nor show in any way that the house was inhabited। वो कहता है कि दिन के टाइम ऐसे हालात, कैसे दयनीय हालात थे दिन के टाइम जब सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होते थे, ठीक है, उस समय इन लोगों को खामोशी रखनी पड़ती थी। क्यों खामोशी रखनी पड़ती थी? कि कहीं पे किसी को ये शक ना हो जाए इस घर में कोई रहता है, क्योंकि नीचे जो वेयर हाउस था, जो फैक्ट्री थी, वहाँ पे भी लोग आते जाते रहते थे। इसीलिए जिस वेयर हाउस के ऊपर ये रहते थे वहाँ पे इनको खामोशी रखनी पड़ती थी दिन के समय, और रात के समय नो डाउट ये आज़ाद थे घूमने फिरने के लिए, बोलने के लिए, बट तब भी इनको ये इजाज़त नहीं थी कि ये लाइट ऑन करे, कि ताकि कहीं इनकी घर की लाइट ऑन होने से बाहर किसी लोगों को शक ना हो जाए कि इस घर में कोई रहता है। तो बहुत ही दयनीय तरसयोग हालातों में ये लोग वहाँ पे रह रहे थे। द डायरी इज़ मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। डायरी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में। इट इज़ एन अम्यूजिंग, वो हैरान कर देने वाली, एनलाइटनिंग, हम लोगों को उजागर करने वाली हैं, एंड ऑफन मूविंग अकाउंट ऑफ, और दिल को छू जाने का अकाउंट है, प्रोसेस ऑफ एडोलेसेंस एज एनी डिस्क्राइबर थॉट एंड फीलिंग अबाउट हरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड हर, द वर्ल्ड एट लार्ज एंड लाइफ इन जनरल। तो ये डायरी एक हैरान कर देने वाली, एक एनलाइटन कर देने वाली, एक ऐसी लड़की की एडोलेसेंस पीरियड, एक ऐसी लड़की की जवान होते हुए पीरियड की कहानी है, जिसने कि अपनी सभी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स और अपने आसपास के लोगों के बारे में अपनी इस डायरी के अंदर लिखा है। इट इज़ एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द way a young girl grows up and matures in the very special circumstances in which Anne found herself throughout the 2 years during which was hiding। तो ये बिल्कुल सही रिकॉर्ड है एक ऐसी लड़की का जो कि एक ख़ास तरीके के हालातों में अपने आप को पाती है। वो हालात कैसे हैं? अपने घर को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे छुपते छुपाते हुए रहना 2 सालों तक। उन 2 सालों में उसके साथ क्या होता है उसका बिल्कुल सही रिकॉर्ड है। किस तरीके से वो इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ ग्रो करती है, उसका एक हूबहू हकीकत का जो नमूना है वो इस डायरी में हम लोग महसूस कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो a vividly terrifying description of what it was like to be a Jew and in hiding at time when Nazis sought to kill all the Jews of Europe। और उसके साथ साथ ये उस डर को भी दिखाती है कि जिस समय के दौरान ये डायरी लिखी गई है, उस समय के दौरान पारसी होना कितना बड़ा जुर्म समझा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय की नाज़ी सरकार ने ये माना था कि वो यूरोप में रहने वाले सभी पारसी लोगों को मार देंगे। तो जहाँ पे वो उसकी फीलिंग, इमोशंस को डिपिक्ट करती है, उसके आसपास के इंसिडेंट्स और लोगों को डिपिक्ट करती है डायरी, वहीं पे ये डायरी उस समय के सामाजिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड को भी हमारे सामने लेके आती है। और ये भी दिखाती है कि उस समय ज्यू होना कितना बड़ा एक गुनाह था, क्योंकि ज्यू लोगों को नाजी लोग मार देते थे। अबव ऑल, एनी वाज एन ऑर्डिनरी गर्ल ग्रोइंग अप एंड इवेंचुअली डाइंग, बट शी वाज एन ऑर्डिनरी गर्ल ग्रोइंग अप इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम। वो कह रहे कि देखने में तो यानी एक साधारण सी लड़की है जो जन्म लेती है फिर मर जाती है, बट जिन हालातों में वो बड़ी होती है वो हालात असाधारण थे। जिन हालातों में वो छुपती छुपाती रह रही है वो हालात उसके लिए असाधारण थे, जो कि उसे एक साधारण से असाधारण लड़की बना रहे हैं। शी लव्ड लाइफ एंड लाफ्टर, वॉज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड मूवी स्टार्स, ग्रीक मैथोलॉजी, कैट्स एंड राइटिंग एंड बॉयज़। उसे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, ज़िंदगी जीना, खुल के हंसना, इन सभी चीज़ों में उसे इंटरेस्ट था। बट हालात ऐसे आ गए थे कि उसकी सभी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जिन चीज़ों में उसकी इंटरेस्ट था, वो सभी चीज़ें एक एक करके उससे दूर होती चली जा रही थी, सिर्फ इस डायरी के अलावा। इन द फ्यू एंट्रीज विच शी रोट बिफोर the family went into hiding, we discover something of the world of a child growing up in Holland in 1942। तो जब वो किसी दूसरी जगह पे, छुपने की जगह पे जाने से पहले का अगर हम लोग रिकॉर्ड पढ़ते हैं डायरी में, तो हमें पता चलता है कि इस हाइडिंग में आने से पहले एने के अंदर एक बच्चे की जैसे मासूमियत और बचपना था,
Anne went to school, had girl friends and boyfriends, went to parties and to ice cream parlors, rode her bike and chatted in class. Anne अक्सर अपने स्कूल जाती, अपने दोस्तों के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड भी थे, बॉयफ्रेंड भी थे, ठीक है, आइसक्रीम पार्लर जाते, यानी कि वो एक बच्चे की साधारण ज़िंदगी जी रही थी 1942 के पहले, जब तक कि वो अपने घर में रह रही थी, जब तक कि उनके घर में कोई उथल पुथल का माहौल नहीं आया था. मच ऑफ दिस चैटी क्वालिटी ऑफ हर्स however spills over onto the pages of diary, where we often feel as if she is a good friend who is confiding in us. और उसकी ये बहुत बातूनी थी, बातें करती रहती थी, ठीक है, बट आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे हालात आ गए थे कि उसका बात करना, उसका बोलना तक भी बंद हो चुका था. और जब हम लोग उसकी कैसे पता चलता है कि वो एक अच्छी दोस्त थी, जब हम लोग डायरी पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हमारे सामने है, और ऐसी जैसे वो अपने आप को डिपिक्ट करती है, अपने आसपास की डिस्क्रिप्शन देती है, हमारे अंदर इंटरेस्ट होता है कि हम लोग उससे दोस्ती करें. Annie's voice is very contemporary and many of her thoughts and problems are very much like those of youngster growing up both then and now. और एने की जो विचारधारा थी, जो उसकी उलझनें थी, वो उस समय के यूथ और आज के यूथ में कॉमन पाई जाती थी. Anne Frank did not survive the concentration camps to which she sent after a little group was discovered. तो कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो छुप रहे थे, कहाँ पे छुप रहे थे. However, उन्होंने बहुत कोशिश की छुपने की, बट एने फ्रैंक और इसकी पूरी फैमिली के जो 8 लोग छुपे हुए थे वो अंत में पकड़े जाते हैं, और एने फ्रैंक उन रेफ्यूजी कैंप्स के हालातों का सामना नहीं कर पाती और वहीं पे इसकी डेथ भी हो जाती है. ऑफ ऑल द 8 पीपल हु हिड इन द सीक्रेट एनेक्स इन द एम्स्टर्डम, ओनली एनेस फादर सर्वाइव्ड. इन सभी में से, इन 8 में से केवल एने का एक फादर था जो बच जाता है. द पेजेस ऑफ एनेस डायरी विच द नाजीज लेफ्ट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर व्हेन दे अरेस्टेड द ग्रुप इन हाइडिंग वर केप्ट बाय द 2 young women who had worked in the office and had faithfully supplied the little group with food and other provisions. और जब नाजी लोगों ने इस एने को पकड़ा था तो एने और एनी की फैमिली को, इन्होंने इसकी डायरी के इन पेजेस को वहीं पे फाड़ के फ्लोर पे खिला दिया था, बट उन पेजेस को इसके फादर के साथ ऑफिस में काम करने वाली 2 औरतों ने संभाला. और when Mr. Frank returned after the war, they gave him the pages of Anne's diary and he eventually published them. और जब वो वॉर से वापस आए, अल्टीमेटली उन्होंने ये पेजेस उनको हैंड ओवर किए, और एने की डेथ के बाद इसको उसके फादर ने पब्लिश करवाया. Anne died as the Nazis had intended. Her spirit lives on through her diary, stronger and clearer by far than any brute force or blind hatred. तो वो कहता है कि एने मर गई, एने का शरीर मर गया जो कि नाजी चाहते थे, बट आज भी उसकी आत्मा, वो इच्छा शक्ति, वो क्रांति की मशाल जो वो जलाना चाहती थी नाजी लोगों के अगेंस्ट, आज भी वो जल रही है, जिसे कोई नफ़रत, कोई भेदभाव, कोई तानाशाह ख़त्म नहीं कर पाएगा कभी भी उसकी डायरी के ज़रिए. करेक्टर लिस्ट देखिए, अब करेक्टर कौन कौन से हैं. Anne Frank, the 13-year-old Jewish girl who writes diary while she is hiding in Amsterdam from Nazis during World War II. तो कहानी में एने फ्रैंक है, 13 साल की पारसी लड़की जो कि डायरी लिखती है और जिसने कि अपने आप को अपनी फैमिली के साथ नाजियों से छुपने के लिए आम्स्टर्डम में छुपा के रखा हुआ है. मार्गरेट फ्रैंक, एने सिस्टर, शी इज़ 3 years older than एने. मार्गरेट की सिस्टर जो कि 3 साल बड़ी है, यानी कि 16 साल की हैं. ऑटो फ्रैंक, एनेस फादर, ऑटो फ्रैंक जो कि एने का फादर है. ही इज़ अ जू बिजनेसमैन हु लेफ्ट जर्मनी आफ्टर हिटलर्स राइज टू पावर होपिंग टू फाइंड रिफ्यूज इन हॉलैंड, जिसने कि जर्मनी को छोड़ दिया था जब हिटलर ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था, और हॉलैंड पे जाके उसने रेफ्यूजी शरण लेने की कोशिश की थी. मिसेस फ्रैंक, एनेस मदर, शी सोर्स ऑफ मैनी कन्फ्लिक्ट्स विद एने ड्यूरिंग द 2 years दैट फैमिली स्पेंट इन हाइडिंग. एने की मदर हैं जो कि 2 सालों में बहुत बार एने से लड़ी भी हैं. मिस्टर वैन एन ए जूइश बिजनेसमैन एंड एन एसोसिएट ऑफ मिस्टर फ्रैंक्स, ही एंड हिज फैमिली शेयर द सीक्रेट एनेक्स विद फ्रैंक्स.
मिस्टर वैन डैन जो कि एक और पारसी बिजनेसमैन है और मिस्टर फ्रैंक का साथी है, दोस्त भी है और मिस्टर फ्रैंक का बिजनेस पार्टनर भी है, जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है एने की फैमिली के साथ, यानी कि ये दोनों फैमिलीज एक साथ रह रही हैं। मिसिज वैन डैन, मिस्टर वैन डैन की वाइफ, ए रैदर इंटरेस्टिंग पर्सन, एने फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू गेट अलॉन्ग विद हर, बट एने को ऐसा लगता है कि उसके साथ नहीं बन सकती। पीटर वैन डैन का सन, ही इज़ 2.5 years ओल्डर दैन एने, जो कि एने से 2.5 साल बड़ा है, एंड हीज़ काम क्वाइट नेचर कॉन्ट्रास्ट विद her more excitable vital personality. At first Anne thinks that Peter is dull, but later on they develop a warm and loving friendship. पहले तो एने को लगता है कि पीटर एक डल नेचर का मालिक है, बट धीरे धीरे करके जैसे इनका टाइम बीतता जाता है इन दोनों के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिस्टर डसल एंड एडली डेंटिस्ट हु जॉइंस द ग्रुप इन हाइडिंग इन नवंबर 1942। मिस्टर डसल जो कि एक और जूइश है जो इनको ज्वाइन करता है नवंबर 1942 में। मिस्टर क्रेलर, ए डच जेंटाइल बिजनेसमैन हु हैज़ बीन एन एसोसिएट फॉर मिस्टर फ्रैंक एंड मिस्टर वैन डैन, हु टेक्स ओवर द रनिंग ऑफ बिजनेस व्हेन दे आर नॉट लॉन्गर एबल टू डू सो। मिस्टर क्रेलर जो कि इनके फादर का बिजनेस पार्टनर है, और अब क्योंकि इनका फादर और मिस्टर वैन डैन अब बिज़नेस को कैरी आउट नहीं कर सकते, इनकी एब्सेंस में वो इनके बिज़नेस की देख रेख कर रहा है। ही वर्क्स इन द ऑफिस इन द बिल्डिंग वेयर द सीक्रेट एनेक्स इज लोकेटेड। वो उसी बिल्डिंग में जहाँ पे ये लोग छुप के रह रहे हैं उसी के एक ऑफिस में काम करता है। एंड ही हेल्प्स विद टेक्निकल लॉजिस्टिकल आस्पेक्ट सच एज ऑब्टेनिंग फूड, और ये अक्सर उनको घर की ज़रूरी साजो सामान ला के देने में इनकी हेल्प करता है। मिस्टर कूफियस, ए डच जेंटाइल बिजनेस एसोसिएट ऑफ मिस्टर फ्रैंक एंड मिस्टर वैन डैन, ये भी एक जर्मन, ठीक है, इसके फादर और मिस्टर वैन डैन का एक बिजनेस पार्टनर है। ही ऑल्सो टेक्स ओवर द रनिंग ऑफ बिजनेस, आफ्टर ऑल जूज हैव बीन फॉरबिडन टू एम्प्लॉय जेंटाइल्स, और ये भी इसके फादर के बिज़नेस की देखभाल कर रहा है जबकि ज्यूज़ को वहाँ पे छुप के रहना पड़ रहा है। मायाप, ए यंग वुमेन हु वर्क्स इन द ऑफिस बिलो द सीक्रेट एनेक्स। मायाप जो कि इसके फादर की फैमिली फ्रेंड और बिजनेस फ्रेंड भी है, और वो भी इनकी फैमिली फ्रेंड की एज ए फैमिली फ्रेंड होने के कारण इनकी हेल्प कर रही है खाना और चीज़ों की सप्लाई करके। एली, ए यंग टाइपिस्ट हु ऑल्सो वर्क्स इन द ऑफिस बिलो सीक्रेट एनेक। एली जो कि एक यंग टाइपिस्ट है, वो भी नीचे के ऑफिस में काम करते हैं। शी ऑल्सो हेल्प्स ऑब्टेन फूड एंड सप्लाई फॉर द ग्रुप इन हाइडिंग एंड कम्फर्ट दैम साइकोलॉजिकली, जो कि टाइम टू टाइम इनको शारीरिक और मानसिक तौर पे खाना और अच्छी चीज़ों लाकर इनको हेल्प करती रहती है। तो ये है करेक्टर लिस्ट उसकी डायरी के अंदर मेन करेक्टर। अब देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है वेडनेसडे 8 जुलाई 1942। 8 जुलाई 1942 को एने अपने डायरी, जिसे कि वो प्यार से किटी कहती है, उसके साथ बातचीत करना शुरू करती है। द स्टोरी इज़ basically about Anne Frank and her family who has to face extreme conditions in Holland under Nazi regime due to being a Jew। तो कहानी बेसिकली एने फ्रैंक और उसकी ज्यूइश फैमिली और वैन डैन फैमिली के बारे में है, जिन्हें कि हॉलैंड में ज्यू होने के कारण बहुत ही टफ कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ख़राब कंडीशंस का सामना करना पड़ा है। एंड स्टार्ट्स द स्टोरी बाय नरेटिंग द होल इंसिडेंट टू हर पर्सनल डायरी टू विच शी अफेक्शनेटली कॉल्स किटी। शी स्टार्ट नरेटिंग द होल स्टोरी ऑन वेडनेसडे 8 जुलाई 1942। Full stop. She tells that from Sunday to Wednesday their whole world has turned upside down। तो एने अपनी डायरी के ज़रिए, पर्सनल डायरी जिसे कि वो प्यार से किटी कहती है, हम लोगों को उस हादसे की शुरुआत बताना शुरू करती है जिस हादसे से उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो बताती है कि ये तब्दीली उनके घर पे आई थी संडे को, यानी कि 8 जुलाई है वेडनेसडे, तो 5 जुलाई 1942 को जब क्या हुआ था, नो डाउट, जब कि उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा तूफ़ान आया था, और वो कहती है इन 3 दिनों में उनकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई थी। वो क्या था? नो डाउट आफ्टर हियरिंग दिस देयर अराइजेस क्यूरियोसिटी इन अस व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन संडे। शी नरेट द होल इंसिडेंट्स टू अस थ्रू हर डायरी। शी टेल्स दैट एट अबाउट 3:30 आफ्टर हैरी लेफ्ट द डोर बेल रैंग and she was informed by Margaret that their father has received a call-up notice from the SS।
तो नो डाउट जब वो बताती है कि संडे को कुछ ऐसा हुआ कि 3 दिन में उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया जो थी वो बदल गई, तो एने हमारे अंदर एक क्यूरोसिटी जगा देती है, एक उत्तेजना जगा देती है, आखिर उस दिन हुआ ऐसा क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया ही बदल गई। तो एने अपनी डायरी के ज़रिए बताती है कि उस दिन लगभग 3:30 बजे के करीब जब हैरी, उसका दोस्त जो था, वो घर से बाहर निकला था, तभी उनके दरवाज़े के ऊपर डोरबेल बजती है और मार्गरेट आके इसको इन्फॉर्म करती है कि उनके फादर के नाम के ऊपर एक कॉल अप नोटिस आया है। और कॉल अप नोटिस का मतलब ये है कि उस पूरी फैमिली को पुलिस के सामने पेश होना है और उस पूरी फैमिली को शरणार्थी शिविर में, कंसंट्रेशन कैंप्स में या जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी जुर्म के, सिर्फ इसलिए कि वो पारसी है। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। शी फर्दर टेल्स दैट देयर मदर हैज़ गॉन टू मीट मिस्टर वैन डैन, देयर बिजनेस पार्टनर, सो दैट दे कैन प्लान फॉर देयर सेफ एग्जिट फ्रॉम देयर इनटू अ सेफ हाइडिंग। और मार्गरेट और बताती है एने को कि उनकी जो माँ है वो मिस्टर वैन डैन के पास गया है, जो कि उनका फैमिली फ्रेंड है और जो कि खुद भी एक पारसी है, और वो इसलिए उसके पास गई है कि वो दोनों मिलके अपनी अपनी फैमिलीज़ को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पे लेके जाने में कोई प्लान बना सकें। And it tells that she was stunned on hearing about the call-up notice to her father. On hearing about it, a call-up notice, visions of concentration camps and lonely cells flashed before her eyes. वो कह रहा है कि एने बताती है कि उसे ये हैरान थी, झटका लगा, एक बड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि उसके फादर के नाम पे कॉल अप नोटिस निकला हुआ है। और कॉल अप नोटिस का नाम सुनते ही उसकी आंखों के सामने जेल के हालात, कंसंट्रेशन कैंप्स के हालात जो थे वो झलकना शुरू हो गए। शी टोल्ड हर सिस्टर दैट दे कैन नॉट लेट देयर फादर टू गो सच अ फेट। उसने अपनी बहन को कहा कि वो अपने पिता के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकती। ऑन द अदर हैंड हर सिस्टर रिप्लाइड दैट दे नीड नॉट टू वरी about it because mother and Van Daan are planning to move to a new hoarding as soon as possible. बट उसकी बहन मार्गरेट ने उसको हिम्मत दी, दिलासा दिया कि उन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैन डैन और उसकी माँ प्लान कर रहे हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के किसी सुरक्षित जगह पे जाके छुप के रह सकें। देयर विल बी 7 ऑफ देम ऑल टुगेदर। ये लोग साथ होंगे और बाद में नवंबर में जाके इनका एक मेंबर जड़ेगा, एल डसल, जिसके बारे में हम लोगों ने कलेक्टर लिस्ट में पढ़ा था। एने टेल्स अस दैट आफ्टर हियरिंग अबाउट द कॉल अप नोटिस देयर वर मैनी क्वेश्चंस अराइजिंग इन हर माइंड। एने कहती है कॉल अप नोटिस के बारे में सुनने के बाद उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे थे। However, she was not allowed to speak. In this extreme condition, her personal diary is the only medium through which she can console her heart and share her feelings and emotions. But जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक एमिएबल, हंसमुख, बोलने वाली नेचर की थी, बट अब हालात ऐसे हो गए थे कि उसको उसके क्वेश्चंस का आंसर शायद उसकी फैमिली के पास भी नहीं था, इसीलिए उसको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और ऐसी कंडीशंस में उसकी पर्सनल डायरी ही एकमात्र ऐसा ज़रिया थी जिससे कि वो अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करके अपने आप को थोड़ा सा कंसोल कर सकती थी। शी टेल्स दैट देयर फादर वाज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन देयर हाउस बिकॉज ही वाज ऑफ विजिटिंग समवन इन द जूइश हॉस्पिटल। वो कह रही है कि उसके फादर को तो इस चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि वो घर से बाहर गया हुआ था जीविश हॉस्पिटल में किसी को मिलने के लिए। मीनवाइल मिस्टर वैन डैन एंड मदर आल्सो अराइव्ड देयर। हाउएवर मार्गरेट wanted her not to open the door unnecessarily when both of them arrived there and shut the door behind them. इसी दौरान उसकी मदर और मिस्टर वैन डैन वहाँ पे आ जाते हैं, उनको रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और दरवाजे को अंदर बंद कर लिया जाता है। एवरी टाइम द बेल रैंग आइदर मार्गरेट और शी हैड टू टिपटो डाउनस्टेयर्स टू सी इफ इट वाज फादर एंड दे डिडंट लेट एनीवन एल्स इन। जब भी दरवाजे पे कोई नॉक होती थी तो इनको देखना पड़ता था सीढ़ियों पे जाके कि नीचे कौन आया है। उनको ये सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई थी मिस्टर वैन डैन और उसकी मदर के द्वारा कि उसके फादर के अलावा वो किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना दें। शी टेल्स दैट शी एंड हर सिस्टर वर सेंट फ्रॉम द रूम एज मिस्टर वैन डैन वांटेड टू टॉक टू मदर अलोन। वो कह रहे हैं कि जैसे मिस्टर वैन डैन और उसकी मदर घर में आए तो उसको
और उसकी बहन को दूसरे रूम में भेज दिया गया, क्योंकि शायद वो लोग जो भी प्लान करना चाहते थे वो अकेले में करना चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि हम लोग उस प्लान को सुन के डरें या घबराएं। एट दिस मोमेंट देयर केम अ सिवियर शॉक टू हर when Margaret informed her that call-up notice was actually for her, not her father. After hearing this, she began to cry. Margaret is 16. Apparently, they went to send girls her age away on their own. At once, she started thinking about that, how cruel Nazis are, that they even don't spare girls, women and children. But thank goodness, her sister would not be going there, as they were soon going into hiding. तो इसी दौरान जो मार्गरेट है, उसकी बड़ी बहन उसे बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कॉल अप नोटिस उसके फादर के नाम पे नहीं बल्कि मार्गरेट के नाम पे है। ये सुनते ही जो एने है वो एकदम से डर जाती है, रोना शुरू कर देती है। वो ये सोचती है मार्गरेट तो केवल 16 साल की है, और वो कहती है कि नाजी लोग कितने जालिम लोग हैं कि वो बच्चों, लड़कियों और औरतों को भी बख्शते नहीं हैं। और उसके सामने वो नज़ारे शुरू हो जाते हैं आने कि उसकी बहन के साथ कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर कैसा बर्ताव किया जा सकता है। बट तभी उसकी बहन कहती है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही वो लोग इस घर को छोड़ के एक नई सुरक्षित जगह पे चले जाएंगे। On hearing about hiding, many questions arose in her, however, but she was not allowed to ask any question. But they still kept running through her mind, and in this extreme condition, this diary is the only source of comfort for her, with whom she can share her feelings and emotion. Hiding के बारे में सुनते ही उसके मन में भी कई प्रकार के क्वेश्चन आ गए, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। बट ये क्वेश्चन भी उसको पूछने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, शायद इसका भी जवाब उसकी फैमिली के पास नहीं होगा। और ऐसे में फिर से उसकी डायरी एकमात्र माध्यम था जिससे कि वो अपनी भावनाओं को शेयर करके अपने आप को सुकून दे सकती थी। Margaret and she started packing their most important belongings into a school bag. She tells that the first thing she put in was her diary and then some other useful things like handkerchiefs, school books and some old letters. फिर उन्होंने अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि अगले ही दिन उन्होंने वहाँ से किसी सुरक्षित जगह पे जाना था। तो वो कहती है कि उन्होंने अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें एक स्कूल बैग्स के अंदर रखना शुरू कर दी। और एने कहती है उसने सबसे पहले जो चीज़ रखी वो थी उसकी ये पर्सनल डायरी, जो कि उसका साथी भी थी, दोस्त भी थी। preoccupied by the thought of going into hiding, she struck the craziest things in the bag, but she tells that she is not sorry because memory means more to her than dresses. वो कहती है कि कई लोगों को ये लगेगा कि मैंने ऐसी चीज़ें बैग में रखी जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है, बट वो कहती है कि मेरे लिए कपड़ों से ज़्यादा मेरी यादें ज़्यादा ज़रूरी थी। वो कहती है कि हम लोग इस घर को तो छोड़ जाएंगे, बट इस घर में बिताए पलों को, यादों को हम लोग कैसे छोड़ के जाएं। तो इसीलिए वो ये सोच के बहुत दुखी भी हो जाती है। फाइनली हर फादर केम अराउंड 5 o'clock एंड दे कॉल्ड मिस्टर क्लेमन टू आस्क इफ वी कुड कम बाय दैट इवनिंग। मिस्टर वैन डैन लेफ्ट एंड वेंट टू गेट माया। तभी 5 बजे के करीब उसके फादर आ गए और उन्होंने क्लेमन को बुलावा भेजा कि वो उस शाम आए। और तभी वैन डैन भी वहाँ से चला गया मायाप को लेने के लिए। मायाप अराइव्ड एंड प्रॉमिस्ड टू रिटर्न लेटर दैट नाइट, टेकिंग विद हर अ बैग फुल ऑफ यूजुअल थिंग्स। आफ्टर दैट देयर वाज साइलेंस इन देयर अपार्टमेंट, नो वन फेल्ट लाइक ईटिंग एनीथिंग। ठीक है, फिर जब मायाप आती है वो कहती है कि वो रात को फिर आएगी, और अब जाते जाते वो अपने साथ बैग्स के अंदर काफ़ी सारा इनका ज़रूरी सामान लेके चली जाती है। मायाप के जाने के बाद इनके घर में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। किसी को भी ऐसा लग रहा था कि उनका खाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि सभी को पता था ये उनकी अपने घर में आज आखिरी दिन है, आखिरी रात है। She tells that they had rented their big upstairs room to Mr. Goldsmith, who apparently had nothing to do that evening, since despite our all polite hints, he hung around until 10 o'clock. Maip and Jen guys came at 11. Maip was our close friend, and so has her husband, Jen. Again, a bag full of useful things disappeared into Maip's bag and Jen's deep pockets. वो कहती है कि उन्होंने अपने घर का ऊपर का हिस्सा जो था मिस्टर गोल्डस्मिथ को किराए के ऊपर दे के रखा था, जो कि उस दिन
बिना काम के रात के 10 बजे तक इनके पास बैठा रहा। इन्होंने बहुत हिंट्स दिए कि वो वहाँ से चला जाए, वो उनको उस समय वहाँ पे नहीं चाहिए, बट इसके बावजूद भी वो वहाँ पे 10 बजे तक बैठा रहा। फिर लगभग 11 बजे के करीब रात को मायाप अपने हस्बैंड जेन गाइस के साथ आई और अपने साथ वो फिर से काफ़ी सारी घर की ज़रूरी चीज़ें बैग में भर के ले गई। एंड दैट शी वॉज and it tells that she was so much exhausted that even knowing that it was her last night in her house and bed, she at once felt asleep and woke 5 in the morning when her mother called her. And कहती है कि वो इतनी ज़्यादा मानसिक और शारीरिक तौर पे थक चुकी थी कि ये पता होते हुए भी उसके घर और उसके खुद के बेड के ऊपर उसकी आखिरी रात है, वो एकदम से सो जाती है और सुबह उसे तभी नींद खुलती है जब उसकी माँ उसे सुबह उठाती है। She tells that they all were wrapped in so many layers of clothes. It looked as if they were going off to spend the night in a refrigerator, and all that just so we could take more clothes with us. वो कह रहा है कि उन लोगों ने इतने ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे, यानी कि गर्मी का मौसम था, उसके बावजूद भी उन्होंने 10-15 कपड़े एक के ऊपर एक पहने हुए थे, और ये इसलिए ताकि वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें लेके जा सके। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस भी रुक जाएगी गर्मी के कारण, बट वो कहती है कि हमारी कंडीशन में कोई और नाजी ऐसा रिस्क नहीं उठा सकता था कि वो अपने साथ कपड़ों के बैग लेके जाए, क्योंकि कपड़ों के बैग लेके जाते बाहर देखते तो इनके ऊपर शक हो सकता था, इनको पकड़ा जा सकता था। इसीलिए वो कहती है कि उन लोगों ने एक के ऊपर एक गर्मी के मौसम होते हुए भी इस तरीके से कपड़े पहने हुए थे जैसे कि वो किसी फ्रिज के अंदर अपना रात या दिन गुजारने जा रहे हैं। She tells that she wore so many clothes that it appeared as if she was suffocating, but still it is necessary for her to do so that carry more things with them. Margaret stuffed her school bag with school books, where to get her bicycle and with Maya leading the way rode it to the great unknown. फिर मार्गरेट ने भी अपनी किताबें अपने स्कूल बैग में रखी और माया उसको रास्ता दिखाते हुए उसे एक अननोन जगह पे ले गई जहाँ पे वो छुपे रहने वाले थे। एट एनी रेट दैट how I thought of it since I still did not know where our hiding place was. वो कह रही कि मुझे अब तक नहीं पता था कि हमारी छुपने की जगह कौन सी थी, एंड उसकी सिस्टर पहले जा चुकी थी। At 7:30 we two closed the door behind us. मुर्तजे my cat was only living creature I said goodbye to. वो कह रही कि लगभग 7:30 के करीब हम लोगों ने भी अपने घर का दरवाज़ा आखिरी बार बंद किया और घर में केवल इसकी बिल्ली रह गई थी जो कि इसकी पेट कैट थी जिसका नाम मुर्तजे है। According to a note we left for Goldsmith, she was to be taken to the neighbor who could give her a good home. The striped beds, the breakfast things on the table, the pound of meat for the cat in the kitchen, all of these created impressions that we had left in hurry, but we weren't interested in impression. We just wanted to get out of there, to get away, reach our destination in safety, nothing else mattered. वो कह रहा है कि घर का जैसे हालात थे, जैसे पौच के हालात में हम लोगों के घर छोड़ा था, वो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने जल्दबाजी में घर से जा रहे हैं, बट वो कह रहे हम लोगों को उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। हमारे लिए केवल यही ज़रूरी था कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग एक सुरक्षित जगह पे पहुंच जाएं। तो इसके बाद जो कहानी है 2 साल आगे चली जाती है, ठीक है। पहले 8 जुलाई 1942 थी, अब कहानी जो है तब वो 13 साल की थी, अब वो 15 साल की हो चुकी है। Thursday, May 25, 1944. Then the story moves 2 years ahead. Anne tells us that their vegetable man, Mr. Van Hoven, was arrested. He was hiding 2 Jews in his house. It's a heavy blow for them, not only because those few Jews are once again balancing on the edge of an abyss, but also because it's terrible for Van Hoven. तो इन्हें बताती है कि कहानी अब 2 साल आगे जा चुकी है और रोज़ उनके लिए कुछ नया होता है। और आज की उनकी सबसे बड़ी घटना ये थी कि उनके घर के सामने रहने वाला सब्जियों वाला जिसका नाम वैन होवन था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। और उसको इसलिए पकड़ा था कि उसने भी अपने घर में 2 पारसी लोगों को छुपा के रखा हुआ था। और उसका ये पकड़ा जाना जो था इनके लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब ना केवल उन 2 पारसी लोगों की ज़िंदगी खतरे में थी, बल्कि वैन होगन भी की ज़िंदगी भी अब खतरे में पड़ चुकी थी। दिस इंसिडेंट टर्न देयर वर्ल्ड अपसाइड डाउन। नाउ देयर फियर ऑफ बीइंग कॉट हैज़ इंक्रीज्ड मोर with every moment. Their fear seems to be increasing more and more. Now they have to reduce their meals.
Mother says they will skip breakfast, eat hot cereal and bread for lunch, and fried potatoes for dinner, and if possible vegetable or lettuce once or twice a week. Anne tells us that she knows that they are going to be hungry, but nothing is worse than being caught. तो एने बताती है कि वैन होवन के पकड़े जाने के बाद उनके लिए भी फिर से एक बार हालात पहले जैसे हो चुके थे, डर का माहौल और बढ़ चुका था। उनको ये डर था कि अगर पुलिस उनके सामने वाले घर में आ सकती है तो कभी भी इनको भी पकड़ा जा सकता है। इसीलिए उनके बाहर आने जाने के ऊपर और पाबंदियां लगा दी गई, इनको खाने की सप्लाई कम कर दी गई, और इससे हालातों में इनको जो खाना था वो कम करना पड़ा। 3 टाइम का खाना एक टाइम का खाना 3 टाइम में डिवाइड करके खाते थे, और कई बार तो इनको बासी खाना खाने पर भी मजबूर होते थे। बट इसके बावजूद भी एने कहती है कि भूखा रहना पकड़े जाने और मर जाने से बेहतर है। फिर थर्ड पोर्शन आ जाता है जहाँ पे वो क्रांति की मशाल को जन्म देने की कोशिश करेगी। मई 25 से एक दिन आगे की कहानी है। फ्राइडे May 26, 1944, Anne tells that she felt utterly broken from inside and out. On the one hand, there is the news about Mr. Van Hoven, the Jewish question, the invasion, the awful food and the tension, the miserable atmosphere, my disappointment in Peter. On the other hand, there is Alice's engagement with some deception. वो कहती है कि एने कहती है कि वो अंदर और बाहर से मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी, उसकी वो निराश हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी। वो कह रहे कि दो अलग अलग हालात उनके साथ एक साथ चल रहे थे। एक साइड पे तो वैन होवन का पकड़ा जाना, खराब खाना मिलना, पल पल बढ़ती हुई टेंशन, कहीं पकड़े ना जाना, पीटर का उसका साथ ना देना, और दूसरी साइड पे उनकी फैमिली फ्रेंड एले की एंगेजमेंट का होना, विटसन की रिसेप्शन का होना, मिस्टर क्रैलर का बर्थडे केक का भेजना। ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग, एक पल वो खुश होते थे तो दूसरे पल उनका डर उस खुशी को एकदम से ख़त्म कर देता था। द गैप, दैट्स एनॉर्मस गैप, इज़ ऑलवेज देयर। वन डे वी आर लाफिंग एट द कॉमिकल साइट, लाइफ इन हाइडिंग। वो कहते हैं एक दिन हम लोग अपनी हाइडिंग में खुशी मना रहे होते थे, एंड द नेक्स्ट डे वी आर फ्राइटेंड एंड द फियर, टेंशन एंड डिस्पेयर कैन बी रेड ऑन। और दूसरे पर जब कभी ऐसी खबर मिलती थी तो हम लोग और ज़्यादा डर जाते थे, और ज़्यादा निराश हो जाते थे, और वो डर और निराशा हमारे चेहरों से पड़ी जा सकती थी। मायप एंड मिस्टर क्रैलर बियर्स अ ग्रेटर बर्डन फॉर अस एंड फॉर ऑल दोज इन हाइडिंग। वो कह रहे कि मायप और मिस्टर क्रैलर सबसे ज़्यादा बर्डन उठा रहे थे हम लोगों की हेल्प करने के लिए। Mayap in everything she does, and Mr. Keller through his enormous responsibility for 8 of us, which is sometimes overwhelming, that he can hardly speak from the pent up tension and strain. वो कह रहा है कि मिस्टर क्रैलर ने तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी थी हम आठों की कि कई बार तो वो भी इस टेंशन, इस बर्डन के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता था। मिस्टर कूफियस एंड एली ऑल्सो टुक अ वेरी गुड केयर ऑफ अस, बट they are able to put the annex out of their minds, even it is only for a few hours or a few days. No doubt वो कहती है मिस्टर कूफियस और एली भी उसी तरीके से हमारा ध्यान रख रहे थे, बट कुछ पलों के लिए वो हमारी टेंशन से रिलीव हो जाते थे। क्योंकि देखिए आगे बताते हैं, दे हैव देयर ओन वरीज, उनकी खुद की भी कुछ चिंताएं थी। मिस्टर कूफियस विद हिज हेल्थ, वो उसकी हेल्थ ख़राब रहती थी। एले विद हर एंगेजमेंट, एने की एंगेजमेंट जो कि अभी तक ऐसा लग रहा था होगी या नहीं होगी। बट दे ऑल्सो हैव देयर आउटिंग, देयर विजिट्स विद फ्रेंड्स, देयर एवरी डे लाइव्स एज ऑर्डिनरी पीपल। बट उनकी भी खुद की ज़िंदगी थी, वो भी खुद की ज़िंदगी को बिताना चाहते थे, इसीलिए चाहे कुछ पलों के लिए वो बाहर जाके अपनी टेंशन को कम कर लेते थे। बट इनका क्या हाल था? While our never has been, not once in the 2 years we have been here. वो कहते कि पर हमारी टेंशन इन 2 सालों में जब से हम लोग इस हाइडिंग प्लेस में रह रहे हैं एक बार भी कम नहीं हुई है वो टेंशन, क्योंकि इनको हर वक्त ये डर रहता था हम पकड़े जाएंगे, बट उनको तो कोई डर ऐसा नहीं था। वो तो सिर्फ हेल्प कर रहे थे, वो भी शो नहीं होगा अगर ये पकड़े जाते हैं तो। She tells that it has become oppressive and unbearable way to press down for them. वो कह रहा है कि उनके लिए ये इंतज़ार असहनीय होता चला जा रहा था, हालात उनके लिए सहन बर्दाश्त से बाहर होते चले जा रहे थे। She tells that the drains are clogged again, they even cannot run water, even they can't flush the toilet, so they have used a toilet brush and they have been putting their dirty water into big earthen
were jars. She tells that it has become very grim condition for them. वो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि उनके पानी की कंडीशन भी ख़राब हो चुकी थी, सैनिटरी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, पानी बाहर नहीं जा पा रहा था, जो प्लम्बर है वो अभी तक आ नहीं पाया था, और ऐसे हालातों में इनके पास पानी यूज़ करने तक, बाथरूम यूज़ करने तक की कंडीशन भी नहीं थी। तो हालात इनके लिए बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। शी टेल्स दैट व्हेन माया सेंट them a cake with happy bits and written on top, it appeared to him as if she was mocking, since our moods and cares are far from happy. वो कह रहा है कि इसी प्रकार से वो एक और इंसिडेंट शेयर करती है। वो कहती है कि माया ने एक दिन हैप्पी बिट्सन लिख के हम लोगों को एक केक भेजा, बट जब हम लोगों ने उसको देखा तो हम लोगों को लगा वो हमारा मजाक उड़ा रही है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में जो चल रहा था खुशी तो हमारे पास दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रही थी। बट यहाँ पे जो माया ने केक इसलिए भेजा था कि वो कुछ पलों के लिए उस टेंशन से बाहर जा सके, बट इनकी हालात ऐसे थे कि ये चाह के भी उस टेंशन से बाहर नहीं आ रहे थे। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ वैन होवन देयर फियर हैज़ इंक्रीज्ड मोर। वैन होवन के पकड़े जाने के बाद उनका डर और बढ़ चुका था। दे वर फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इफ़ द पुलिस कैन रीच देयर देन देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट इट कैन आल्सो रीच ऑन देयर डोर आल्सो। उन्हें पता था कि अगर पुलिस उनके सामने घर में आ सकती है तो कभी भी इनके घर के आगे छापा मार सकती है और ये भी पकड़े जा सकते हैं। दिस थॉट वॉज ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ हर माइंड। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑल द फियर दे हैव ऑलरेडी बीन दो इज़ फेसिंग हर अगेन एंड इट्स फ्राइटफुलनेस। और ये विचार उसके जहन से कभी भी बाहर नहीं जा पाता था कि वो जितना मर्जी कोशिश कर ले एक दिन वो ज़रूर पकड़े जाएंगे। She tells that she had to go downstairs alone at 8 that evening to use bathroom. There was no one down there since they were all listening to the radio. She wanted to be brave, but it was hard to show. She always felt safer of stress than in that huge silent house. When she is alone with those mysterious muffled sounds from upstairs and honking of horns in the street, she has to hurry and remind herself where she is to keep from getting that shivers. तो वो कहती है कि उसी शाम जिस दिन वैन होवन पकड़ा गया उसी शाम को बाथरूम यूज़ करने के लिए 8 बजे नीचे जाना था। नो डाउट नीचे कोई नहीं था, सब लोग बिजी थे रेडियो में लड़ाई की खबरों को सुनते हुए, बट इसके बावजूद भी वो कह रही है कि उसे बहुत डर लग रहा था। वो बहादुर बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, बट हालात ऐसे थे कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर अपने रूम में ही सेफ़ है, नीचे वो कभी भी पकड़ी जा सकती थी। इसीलिए वो फटाफट वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। इन द एंड शी टेल्स दैट शी ट्राइज टू कंसोल हरसेल्फ अगेन एंड अगेन दैट व्हाट वुड हैपन इफ़ शी हैड नॉट गॉन इनटू हाइडिंग एंड इफ़ दे वर डेड now and they might not have to go through this misery especially so that others could be spared the burden. अंत में वो खुद को दिलासा देने की कोशिश करती है। वो कह रही कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि वो पकड़े जाएं या मारे जाएं, क्योंकि वैसे तो फिर उन्हीं को सज़ा मिलेगी, अदरवाइज़ अब तो उन्होंने अपने साथियों की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल के रखा हुआ है, अपने दोस्तों की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वैन होवन को सज़ा मिलेगी उसी तरीके से माया, एर्ली, करेलर, जो लोग कूफियस इनकी हेल्प कर रहे हैं उनको भी सज़ा हो सकती है। बट नाउ वी ऑल श्रिंक फ्रॉम दिस थॉट। शी टेल्स दैट दे स्टिल लव लाइफ। वो कह रही है कि उन्हें अभी भी ज़िंदगी से प्यार है। वी हैवंट येट फॉरगॉटन द वॉइस ऑफ नेचर एंड वी कीप होपिंग फॉर एवरीथिंग। वो कह रहे कि अभी भी उन्होंने ज़िंदगी की उम्मीद को नहीं छोड़ा है। उन्हें पता है कि उम्मीद करेंगे तो कुछ बेहतर होगा। हिम्मत हारने में, यानी कि पहले जो टूट चुकी थी वो अंत में अपने आप को फिर से कह रही है हारना नहीं है, उम्मीद करना छोड़ना है, डरना नहीं है, हालातों से लड़ना है। आई होप समथिंग will happen soon, even an air raid. Nothing can be more crushing than this anxiety. In the end, she tells that she can't live like a coward and gives a birth to a flame. अंत में वो कहती है कि वो एक कायर की ज़िंदगी नहीं जी सकती और वो कोशिश करती है एक क्रांति की मशाल को जन्म देने की, एक क्रांति को जन्म देने की कोशिश करती है। She tells that let the end come ever how cruel, at least then we will know whether we are going to win through or go under. अंत में वो कहती है कि आने दो, अंत जैसा भी है, हम लोग हालातों से भागेंगे नहीं, सामना करेंगे। वो कह रहे कि मरना तो फिर भी है ही है, बट अगर हम लोग लड़ के मरेंगे तो हमें कम से कम ये होगा कि हम लोगों ने हालातों से भागना, हम लोग कायरों की मौत नहीं मरे हैं। और इसीलिए अंत में एने एक क्रांति की मशाल को जन्म देती है जिसे नाजी ख़त्म करना चाहते थे। नाजियों ने
एने को तो मार दिया, बट जिस क्रांति को उसने जन्म दिया था उस क्रांति को वो आज भी नहीं मार सके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।